अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले कराची से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। सखी हसन में सरीना मोबाइल मार्केट में वीडियो बनाने पर सिक्योरिटी गार्ड ने टिकटॉकर की जान ले ली। मकतूल की शनाख्त साद के नाम से हो गई। फायरिंग करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया गया है। सिक्योरिटी गार्ड ने टिकटॉकर को वीडियो बनाने से मना किया, जिस पर तल्ख कलामी हुई और गार्ड ने फायरिंग कर दी। टिकटॉकर साथ मौके पर ही जाँ बहक हो गया है। कराची में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बताया जा रहा है कि सखी हसन में सरीना मोबाइल मार्केट में वीडियो बनाने पर सिक्योरिटी गार्ड ने टिकटॉकर की जान ले ली है। मकतूल की शनाख्त साद के नाम से हुई है। फायरिंग करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को भी हिरासत में ले लिया है। सिक्योरिटी गार्ड ने टिकटॉकर को वीडियो बनाने से मना किया था, जिस पर तल्ख कलामी हुई और गार्ड ने फायरिंग कर दी। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद काशान से। काशान, अपडेट कीजिएगा कि गार्ड से मुताल्लिक क्या अपडेट सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखें तैमूरिया सखी हसन के इलाके में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। टिकटॉक वीडियो बनाते हुए सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में टिकटॉकर साथ जो है वो मौके पर ही जाबाक हो गए। जबकि बॉल न्यूज़ को सीसीटीवी फुटेज जो मौसूल हुई है उसमें देखा जा सकता है कि मकतूल साथ जो मोबाइल मार्केट से बाहर निकल कर आ रहे हैं, इसी दौरान जो है वो अपनी टिकटॉक वीडियो बना रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से जो है फुटेज में देखा जा सकता है कि वो फौरन पेश में आया और बराह रास्त जो बड़े असले से साथ के ऊपर फायरिंग करी, जिसके साथ मौके पर ही जाबाक हो गया। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का बताना है कि सिक्योरिटी गार्ड को जो है हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी सिक्योरिटी कंपनी जो है उसके लाइसेंस को भी मंसूख किया जाएगा। जबकि गार्ड से मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बरामद किया गया असला जो है वो भी पुलिस की जानिब से बरामद कर लिया गया है। मजीद तहकीकात जो पुलिस हुकाम की जानिब से की जा रही है। शवाहिद जो जमा किए जा रहे हैं, मजीद नफरी भी जाए फौजी की तरफ से सीसीटीवी मजीद फुटेजेस जो है वो भी पुलिस ने कलेक्ट कर ली। जबकि सिक्योरिटी गार्ड को बाकायदा तौर पर जो है वो गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशान अपडेट करने के लिए। और अब बात करेंगे भारतीय इंतखाबात की, जिसमें अब की बार 400 पार का दावा करने वाले मोदी को धचका लगा। भारी अक्सरियत ना ले सके, जीत के दावे धरे के धरे रह गए। लोकसभा और रियासती असम्बलियों के इंतखाबात के बाद भारतीय इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी नताइज का ऐलान किया जा रहा है, जिसने सबको हैरान कर दिया। अब की बार इत्तेहादी सरकार। भारत में बीजेपी का 10 साला अक्सरियती इक़्तिदार खत्म। इंतखाबी गिनती के साथ ही मोदी की उल्टी गिनती शुरू। 2/3 की उम्मीदें गंगा जमुना में बह गईं। भारतीय लोकसभा के नताइज क्या आना शुरू हुए? बीजेपी के पसीने छूट गए। मोदी के मुखालिफ कांग्रेस उम्मीदवार की बरतरी की खबर ने भारतीय स्टॉक मार्केट गिरा दी। बम्बई स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 5000 पॉइंट नीचे चला गया। सरमायाकारों के 26 लाख करोड़ रुपए डूब गए। भारतीय इंतखाबात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयानी को जिल्लत आमेज शिकस्त हो गई है। मोदी लोकसभा इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हो गए हैं। इस तरह भारत में बीजेपी का 10 साल अक्सरियती इक़्तिदार खत्म हो गया है। इंतखाबी नताइज पर सरमायाकार भी परेशान हो गए हैं, जबकि भारतीय टीवी चैनल्स की हालत भी देखने वाली है। बीजेपी की ज़ेर क़यादत NDA को 44%, जबकि कांग्रेस की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया को 41% वोट मिले हैं और मुकाबला कड़ा है। जो पार्टी 2/3 के दावे कर रही थी वो मुश्किलात का शिकार हो गई। मोदी ने 400 पार का नारा लगाकर कहा था कि वो 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत बनाएंगे ताकि आइन में तरमीम कर सकें, लेकिन बीजेपी का ये ख्वाब टूटता दिखाई दे रहा है। भारतीय लोकसभा में हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात को 272 सीटें दरकार हैं। इब्तदाई नताइज के मुताबिक बीजेपी के इत्तेहाद NDA 290 और कांग्रेस का इंडिया ब्लॉक 235 नशिस्तों पर आगे है, जबकि दीगर उम्मीदवारों की तादाद 90 से ज्यादा है। भारतीय अवाम ने मोदी के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। खुफिया इदारे और आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इंडिया को बचाने का पहला कदम उठा लिया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कांग्रेस ने इलेक्शन में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। हमने पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। मोदी ने चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला। हमारा बैंक अकाउंट सीज किया गया। पार्टियां भी तोड़ी गईं। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी नताइज को अपनी फतह करार देते हुए हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। विक्ट्री स्पीच में बड़े बड़े दावे किए। कहा, मुखालिफिन की जमानतें भी जब्त हो गई हैं। तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस कामयाबी का नस्लों से इंतजार किया था। भारतीय इंतखाबी नताइज ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को नई सूरत हाल से दो चार कर दिया है। उन्हें इत्तेहादी हुकूमत चलाने का कोई तजुर्बा नहीं और एक मजबूत अपोजिशन उनकी मुंतज़िर होगी। सफारती तज्ज़ियाकार मलिहा लोधी की भारतीय इंतखाबात पर बोल से खुसूसी गुफ्तगू। आए हैं उससे तो यही बात सामने आई है कि जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे
कि मोदी को बहुत ही बड़ी इलेक्शन विक्ट्री होगी, वो तो नहीं हुआ, बल्कि एक सेटबैक हुआ है बीजेपी के लिए। उनको अपने पार्टनर्स और अलायंस के जो है उनके एलाइज, उनके साथ मिलके एक कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। उन्होंने कभी किसी कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बने, ना ही उसका सरबराह बने हैं, तो उनको एक नई सिचुएशन का सामना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के साथ भी मोदी को निपटना पड़ेगा, उसको डील करना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कांग्रेस पार्टी इस पोजीशन में होगी कि वो हुकूमत बना सके, यानी कि, लेकिन ये जरूर है कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पे तो सामने आएंगे, लेकिन उनके लिए ये टर्म मुश्किल होगी, इसलिए कि उनका मैंडेट जो है वो कमज़ोर होगा और साथ साथ उनको बार बार अपने जो पार्टनर्स हैं, एलाइज हैं, खास तौर पे जो स्टेट्स में है, रीजनल जिसको कहते हैं किंग मेकर्स, उनके साथ उनको उसको डील करना पड़ेगा। भारत में मुसलमानों का चेहरा समझे जाने वाले असदुद्दीन अवैसी को सबकत हासिल है। हैदराबाद लोकसभा सीट से ऑल इंडिया इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के सरबराह असद अवैसी बीजेपी की उम्मीदवार से आगे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक अवैसी को 3,38,797 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी की माधवी लता को 1,75,910 वोट मिले हैं। अवैसी सनात 2004 से हैदराबाद लोकसभा सीट से रुकने पार्लियामेंट हैं। अब मुल्क में जारी अदालती उमूर की खबरें जानने के लिए हम रुख करेंगे साथी एंकर अनम जुल्फ़िकार की जानिब। अनम, ओवर टू यू। और अब बात कर लेते हैं अदालती कार्रवाई के हवाले से। तो सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान पीटीआई से बल्ले का निशान लेने के फैसले पर बहस। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन की कानूनी गलती की सुप्रीम कोर्ट ने तौसीक की, गलती पर रबर स्टैंप लगाई। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर चीज़ का मलबा सुप्रीम कोर्ट पर ना डालें। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फैसल सदीकी ने कहा कि हमारे उम्मीदवार बुनियादी तौर पर पीटीआई के उम्मीदवार थे, इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब आप पीटीआई को ठुकरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आ चुके हैं और आज़ाद उम्मीदवार नहीं रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ना मिलने वाली मखसूस नशिस्तों का मुस्तकबिल क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत पर दूसरे रोज भी गर्मा गर्म बहस। 13 जनवरी के पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के फैसले पर अदालत में ज्यादा बहस हुई। समाअत के दौरान बल्ले के इंतखाबी निशान का बार बार तस्करा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन की एक कानूनी गलती की वजह से पैदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने गलती दुरुस्त करने के बजाय तौसीक की। अपने कुलीग से पेशगी माजरत के साथ कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलती पर रबर स्टैंप लगाई। चीफ जस्टिस ने कहा, जमहूरियत की बात करनी है तो पूरी करें। हमने तो नहीं कहा था कि पार्टी इलेक्शन ना कराए, पार्टी इलेक्शन करा लेते तो मसाइल हल हो जाते। हर चीज का मलबा सुप्रीम कोर्ट पर ना डालें। पीटीआई ने अपने ही लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फैसल सिद्दीकी ने कहा, हमारे उम्मीदवार बुनियादी तौर पर पीटीआई के उम्मीदवार थे, इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, अब आप पीटीआई को ठुकरा कर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आ चुके हैं और आज़ाद उम्मीदवार नहीं रहे। आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाते तो तहरीक इंसाफ कह सकती थी कि मखसूस नशिस्तें हमें दो। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के दरमियान जुमलों का तबादला हुआ। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि असल स्टेक होल्डर वोटर हैं जो हमारे सामने नहीं। पीटीआई मुसलसल शिकायत कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। हम बुनियादी हकूक़ के मुहाफिज हैं, हमें देखना है कि वोटर्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सकता है। एक जमात मुसलसल शफाफ मौका ना मिलने का कह रही थी और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत हमारे सामने नहीं आई। Judgment can lead only to this conclusion: that symbol is off the book. No one can get it. Anything that deviates from this logic deviates from the judgment. The Supreme Court doesn't go by that. Supreme goes by the letter that is written in a particular judgment. We should not end up in a position where in the end we're chasing the form, not the substance, and therefore we rubber stamp. Consistently complaining that it was not getting free hand, level playing field नहीं थी,
वो कंप्लेंट्स हमारे सामने नहीं है, सॉरी, let me just कंप्लेंट्स हमारे सामने आई, let me just complete. What should be the approach of this court? Challenges were faced by one political party. It was complaining of a coercive apparatus of the state in operation, and it has not happened for the first time. It has been repeatedly happening, and every political party at some time has faced it. Such बहुत कड़वा है, सच कोई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह उसकी रूह के मुताबिक करना चाहती है। उम्मीद है कि 25 जून को पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए, किसी दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती। हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लिए, इलेक्शन कमीशन ने हमसे तीसरी मरतबा इलेक्शन कराए। आइन की तशरीह उसकी रूह के मुताबिक करना चाहती है। हमें अभी भी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है, जब ये फाइनली केस कंक्लूड होगा इंशाल्लाह 25 जून को ये सीटें हमें इंशाल्लाह ताला वापस मिलेगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 78 सीटें हमें मिले जो रिज़र्व सीटें हैं। सुप्रीम कोर्ट की जितनी ऑब्जर्वेशन हमने देखी है उस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। हमने दोबारा इंट्रा पार्टीज इलेक्शन करवाए 3 तारीख को, 4 तारीख को हमने नोटिफाई कर लिए। हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से कि फाइनली ये 3rd टाइम आपने हमसे इलेक्शन करवाया, इसको आप एक्सेप्ट करें और हमें ये सर्टिफिकेट दे दें। और अभी आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं न्यूज़ स्टूडियो। दीगर खबर शामिल करें। जलाओ घिराव शौदा की यादगारों को जलाने, एहतजाज और धरना देने वालों के दिन ख़त्म हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब में मरीम नवाज बोली, जलाओ घिराव की बात करने वाले दोस्त नहीं दुश्मन हैं। वज़ीर आला पंजाब ने काम भी गिनवा दिए, कहा कि इस वक्त महंगाई तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई है। पंजाब का और आवाम का पैसा ज़ाया होने से हमने बचाया है। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि दहशत गर्दी के, गुंडागर्दी के घेराव जलाओ, लोगों के हाथ में, ये बच्चों के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स दो, इनको जेलों में डालो, बिल्डिंगें जला दो, शुहदा की यादगारें जला दो, हुकूमत में सड़कों के ऊपर ब्लॉक कर दो, धरने दे दो। ये दिन ख़त्म हुए और हमेशा के लिए ख़त्म हुए। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में तरक्की का वो दौर आएगा जो कभी रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। बहुत साल बाद महंगाई का जिन जब एक दफ़ा बोतल से बाहर आ जाता है, उसको वापस बोतल में डालना आसान काम नहीं है। अल्लाह ताला के फजल से मुस्लिम लीग नून की ये हुकूमत ने इस बार ये करके दिखा दिया। अदलिया मुखालिफ बयान पर MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली, जबकि फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करा दिया। बयान में कहा गया है कि बिलखुसूस आला अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ। अदलिया और जजेस के इख्तियारात और साख बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उधर साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर फैसल वाडा ने तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। फैसल वाडा ने तौहीन अदालत नोटिस पर 16 सफ़ात पर मुश्तमिल जमा करवा दिया है। फैसल वाडा ने अपने जवाब में कहा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 बेल्ट 1 रोड को सदर शी जिनपिंग का शानदार मंसूबा करार दे दिया। चीनी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि CPEC के तहत पाकिस्तान में बेपनाह तरक्की हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी कंपनियों के साथ ज़राअत के शोबे में मुआहदे किए जाएंगे। उम्मीद है चीनी क़यादत हमारा साथ देगी। अल्लाह ताला ने थरकोल की सूरत में पाकिस्तान को बड़ा ज़ख़ीरा दिया है। बेल्ट 1 रोड जनाब सदर शी जिनपिंग का एक बहुत ही शानदार मंसूबा है। CPEC ये 1 बेल्ट 1 रोड का हिस्सा है और CPEC के तहत पाकिस्तान में बेपनाह तरक्की हुई और बेपनाह यहाँ पर मंसूबे लगाए गए जो कि पाकिस्तान की माशी तरक्की के साथ उनका चोरी दामन का साथ है। दुनिया में अमन कायम किए बगैर तरक्की और खुशहाली के फवारे नहीं फूट सकते। जो थरकोल है, जो कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा खजाना दिया है
कोयला हम इंपोर्ट करते हैं और उसके नतीजे में हम डॉलर खर्च करते हैं और हमें एक एक डॉलर की शदीद जरूरत है। हम चाहते हैं और चीनी कंपनियों से हमारी बात हो चुकी है कि हम ये जो CPEC के तहत जो कोयले की बुनियाद पर जो मंसूबे लगे हैं उनको हम थर कोल का जो कोयला है उस से रिप्लेस करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर चीन में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ चीनी हमनसब और सदर से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत की तकरीब में शरीक होंगे। बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। दौरा चीन के दौरान पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा 15 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर किए जाने का भी इम्कान है। अब बात कर ली जाए कि इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक इलेक्ट्रिक की सितम ज़रीफियाँ जारी हैं। कराची वालों को बदतरीन लोड शेडिंग से छुटकारा न मिल सका। शहर में 18 घंटे की बिजली की बंदिश से आवाम का पारा हाई हो चुका है। औरंगी टाउन और इब्राहिम हैदरी समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद एहतजाज किया गया। बिजली आती नहीं, ओवर बिलिंग करके आवाम का खून चूसा जा रहा है। 22,000 रुपए बिल भरे, खुदा की कसम फिर भी भाई लोड शेडिंग है। अगर कुंडे वाला कुंडा डाल रहे तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए ना। बिजली खा के हमारे अंदर चार्जिंग आ रही है, वो इतना बिल दे रहे हैं। अच्छा। कि हमारे बच्चा बिजली से चल रहा है। 95% हमारी बिलिंग है और हमारी लोड शेडिंग तकरीबन रोजाना 14 घंटे से ऊपर है, 18 घंटे तक जाती है। ये कह रहे हैं कितना बिल आ रहा है, बंदा खाएगा या बिल भरेगा। हमारे पास अब 18 घंटे की लोड शेडिंग इन्होंने शुरू कर दी है। कोई हद होती है। जहाँ आपको पता है पेपर हो रहे हैं बच्चों के, मैट्रिक 9th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबके पेपर हो रहे हैं। बच्चे क्या करेंगे, किस तरह जाके पेपर दे के आएंगे। और अब बात करेंगे इसराइल के गजा पर जारी हमले की। जनूबी और वस्ती गजा पर मोहलिक बम बरसा दिए। 24 घंटों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 350 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन के बाद तबाहशुदा जबालिया और बैत हनून के इलाकों को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। शहदा की मजमूई तादाद 36,550 और 82,960 ज़ख्मी हो चुके हैं। 11,000 फ़लस्तीनियों को फ़ौरी तिब्बी इनखला की ज़रूरत है। आलमी इदारा सेहत के इलाकाई डायरेक्टर हन्नान बल्क़ी ने कहा है कि मरीज़ों को इलाज के लिए फ़ौरी पड़ोसी मुल्क की सरहद खोलना होगी। खुसूसी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए मरीज़ों को मुंतकिल करना होगा। अगर गज़ा में अमन नहीं है तो ये इंतहाई चैलेंजिंग सूरत हाल होगी। हमें इनखला के लिए सरहदें खोलने की ज़रूरत है। खेलों की खबरों में आपको बताएंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने डैलस में भरपूर ट्रेनिंग की। कोचिंग स्टाफ के साथ प्लेयर्स का तवील सेशन भी हुआ जिसमें वीडियो एनालिस्ट की मुशावरत से खिलाड़ियों ने अपनी तकनीकी खामियों पर काम किया। ग्रीन शर्ट्स मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे एक और तरबियती मश्क करेंगे। प्रैक्टिस के बाद कप्तान बाबर आजम मीडिया से बात करेंगे। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।